नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 9th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी ब्रॉक फिर से अपनी पावर को यूज करता है जिसके चलते वो फ्यूचर में कहीं चला जाता है और तब एडी को वहां पर कैंग द कॉन्करर मिलता है। लेकिन एडी ये बात नहीं जानता है कि ये सारी प्लानिंग मेरिडेस की है जिसके साथ कैंग ने हाथ मिला लिया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इसी की शुरुआत में हम कैंग द कॉन्करर को देखते हैं जो एडी से कहता है कि तुम्हारा मेन प्रॉब्लम इस समय में एक ही है और वो ये है कि तुम अब स्वयं को इंसान समझते हो। लेकिन तुम्हें जान लेना चाहिए कि जब से वो वेनम तुमसे जुड़ा है तब से तुम इंसान नहीं हो। एक समय था जब तुम्हारे पास इंसानी शरीर था लेकिन अब वो भी नहीं है। तो अब बताओ, तुमने जो इतनी बॉडी बनाई थी वो कहाँ पे है? तुम्हारा सर अब जली हुई खोपड़ी है और अब तुम अपने विचार ह्यूमन ब्रेन से नहीं बना रहे हो। तुम अब पूरे माइंड हो जो इनहैबिटिंग के लायक हो एंड इनफाइनाइट अरे ऑफ एक्सटर्नल बॉडीज। तुम्हारे हाइपर एडेप्टेबल पॉलीमर सेल्स लाइफ फॉर्म को रिप्रोग्राम करते हैं जिसके कारण तुम जो चाहे वो रूप ले सकते हो। तो अगर तुम में कोई लिमिट है तो वो तुम्हें समझनी होगी। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना एडवर्ड? जिस पर एडी कहता है हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है सिम्बियोट्रॉक्स। तभी कैंग एडी से कहता है मैं यही कह रहा हूँ कि तुम वो नहीं हो। ट्रू कंट्रोल अब तुमसे दूर है, तुम्हें उसके लिए काफी मेहनत करनी होगी तब जाकर तुम जिस टाइम में रहना चाहते हो उसमें रह पाओगे। और यह आकर जो तुमने लिया है वो लड़ाई का है, तो क्या तुम लड़ाई के लिए तैयार हो? जिस पर एडी कैंग से कहता है मैं जब यहाँ आया तब मैंने कुछ देखा, किसी तरह की बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो मेरे बेटे को मारने में लगी है। मुझे लगता है वो खतरे में है। जिस पर कैंग एडी से पूछता है क्या तुमने उसे चोट पहुंचाई? जिस पर एडी कहता है मैंने उसे संदेश भेजा था ताकि जो मुसीबत आ रही है उसे पता चले। मैंने बस उसे बताया था कि आर्चर से जाके मिलो, पर मुझे पता नहीं था कि मैंने उसका नाम क्यों लिया। जिस पर कैंग एडी से कहता है तुम उसके बारे में सोच रहे थे इसलिए तुमने उसका नाम लिया। यह कहते ही कैंग गन क्रिएट करता है। तभी कैंग एडी से कहता है चलो अब तुम्हारे डिफेंसेस को टेस्ट करते हैं और उसी के साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ टाइम के बारे में जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम पेन से बचो लेकिन तुम्हें ये सब कुछ सीखना होगा। ये कहते ही कैंग एडी पर अटैक करता है और कहता है तुम वो बदल नहीं सकते हो जो पहले बनाया गया है, लेकिन तुम उस रास्ते पर चल सकते हो। लेकिन तब एडी कैंग के पास आता है और कैंग को जोरदार पंच मारता है और कहता है कि जब बात मेरे बेटे की हो तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। ये सुनते ही कैंग एडी से कहता है यही बात तुम्हें जंग के लिए तैयार करती है, पर अगर तुम समय के खिलाफ जाओगे तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। यह सुनते ही एडी वहां से चला जाता है। अब एडी के जाने के बाद वहां पर मेरिडेस आता है। तभी कैंग मेरिडेस से कहता है कि एडी को जितना टाइम ट्रेवल के बारे में बताना था वो मैंने बता दिया है, अब मैं उसके आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते ही मेरिडेस हंसने लगता है और कहता है ये इतना काफी है, देखा जाए तो चूहा जाल में फंस चुका है, अब वो मुझे समय के अंत में पाएगा। या हम एडी को देखते हैं जो टाइम में काफी ट्रैवल कर रहा था। तब एडी कहता है मैं कैंग के साथ थोड़ा रफ हुआ था लेकिन उसकी मेंटल ट्रेनिंग काम आ गई। मैं भले ही उसकी तरह टाइम ट्रैवलिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं टाइम फ्रेम को विजुअलाइज करके उसके पास जा सकता हूँ। मुझे अब एक सपना आ रहा है कि डिलन कोई तकलीफ में है, कुछ तो है जो उसके दिल पर वार कर रहा है। ये बात हर बार मुझे हर पल दिखाई दे रही है, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आर्चर भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है, इसलिए मुझे अब उस तक पहुंचना होगा। यह कहते ही एडी एक आदमी के पास आता है और देखता है कि वो लैपटॉप यूज कर रहा था। तभी वो आदमी एडी का विशाल रूप देखकर डर जाता है और डर के मारे पुलिस को बुलाने लगता है। लेकिन तभी एडी उस आदमी का लैपटॉप एक्सेस करता है। तभी एडी कहता है कि कैंग ने जितना सिखाया था उसके कारण ही मैं इस समय में रह पा रहा हूँ, लेकिन अधिक टाइम नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। ये लैपटॉप बता रहा है कि मेरे मरने से 6 दिन पहले आर्चर अपने मेल दिन में 2 बार चेक किया करती थी, इसलिए मैं उसे मेल करने वाला हूँ कि वो मेरे डिलन का ध्यान रखे। ये कहते ही एडी उस टाइम से गायब होता है। अब फिर से एडी टाइमलाइन घूम रहा था और तब वो डिलन के बारे में सोचने लगता है। तब एडी कहता है कि मुझे बस डिलन पे फोकस करना होगा।
ये कहते एडी डिलन कहाँ पर है ये फोकस करने लगता है और तब वो डिलन की पेन को फोकस करता है, जिसके कारण एडी उस समय में पहुंच जाता है जब लाइफ फाउंडेशन ने डिलन को पकड़ा था। तभी एडी अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां के सिम्बियोट्स को बाहर निकालता है और डिलन को बचाता है और ऐसा करते हुए वो उन सिम्बियोट्स के जरिए डिलन के सामने आता है। तभी एडी कहता है कि डिलन को इस हाल में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे डिलन को सब कुछ बताना होगा क्योंकि मैं ज्यादा समय यहाँ रह नहीं पाऊंगा। तभी एडी डिलन से कहता है मैं यहाँ अधिक समय तक नहीं रह पाऊंगा, जिस पर एडी डिलन से पूछता है कि क्या आप सच में यहाँ हो, जिस पर एडी डिलन से कहता है हाँ मैं हूँ। तभी डिलन एडी से पूछता है कि क्या आप जीवित हो, जिस पर एडी कहता है कि मैं जीवित भी हूँ और नहीं भी, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुमने आर्चर से कांटेक्ट किया, क्योंकि वो और सिम्बियोट ही है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है। तभी सुनने के बाद डिलन एडी से कहता है वो आर्चरी थी जिसने मुझे फंसाया। ये सुनते ही एडी हैरान रह जाता है। तभी डिलन एडी से पूछता है कि मैं आप पर भरोसा कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो यहाँ खड़े हो वो सच में मेरे डैड हो या फिर वो जो ब्लास्ट में मरे थे वो मेरे डैड थे या फिर वो जिसने मुझे कॉल किया था। ये सुनते ही एडी शॉक रह जाता है और कहता है क्या वहाँ मेरा एक और रूप था, लेकिन तभी एडी को फील होने लगता है कि वो अब और अधिक समय तक नहीं रह सकता है, इसलिए वो डिलन से कहता है मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा, कैंग गलत था। यह कहते ही एडी वहां से गायब होता है। अब एडी फिर से टाइम स्ट्रीम में घूम रहा था और तब एडी कहता है कि कैंग गलत है, समय को बदला जा सकता है और मैं बदल के रहूंगा। मैंने अब तक प्रयास किया है और अब भी करूंगा, मुझे बस फोकस करना होगा कि डिलन कहाँ पे है, और अगर मैं ध्यान लगाऊंगा तो मैं डिलन को देख पाऊंगा। मैं अब देख पा रहा हूँ, लेकिन एक मिनट, डिलन किससे बात कर रहा था? यह कहते ही एडी वो समय देखता है जब डिलन से मिलने एडी आया था। तभी ये देखकर एडी समझ जाता है कि वहां पर डिलन से मिलने एडी नहीं बल्कि मेरिडेस आया था। तब एडी कहता है मैं नहीं जानता हूँ कि मेरिडेस के क्या इरादे हैं और वो इस एब्सेंट थ्रोन से कैसे जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं डिलन को उसके साथ जाने नहीं दूंगा। यह कहते ही एडी उस समय में आता है और खुद की बॉडी में आकर जाग जाता है। तभी एडी कहता है ये मेरा शरीर है और अब ये मेरे कंट्रोल में है। यह कहते ही एडी अपने मोबाइल से डिलन को कॉल करता है और कहता है कुछ मत बोलना और मेरी बात सुनो डिलन, वहाँ जो तुम्हारे साथ है वो मैं नहीं हूँ, उससे कैसे भी करके दूर हो जाओ। तभी एडी कहता है कि मैंने उसे कहा कि वो उस दूसरे एडी से दूर हो जाए, इससे ज्यादा मैं और क्या ही कर सकता हूँ। मैंने डिलन को मोटल पे बुला लिया, ये जानते हुए कि वहाँ पर हमला होने वाला है, और तब मुझे आर्चर की याद आ गई। ये कहते एडी फिर से टाइम स्ट्रीम में आता है और तब एडी देखता है कि वो किसी अजीब जगह पर था और तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है तुमने अच्छा काम किया है एडी। तभी एडी देखता है कि वो लाल रंग के सिम्बियोट में है जो खून जैसा है। तभी एडी को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है तुमने अपनी नियति से भागना चाहा, लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे। तभी ये आवाज सुनते ही एडी समझ जाता है कि ये आवाज मेरिडेस की है। तभी एडी मेरिडेस से पूछता है ये कौन सी जगह है, क्या ये गार्डन है? जिस पर मेरिडेस कहता है नहीं, ये गार्डन नहीं बल्कि वो जगह है जहाँ से तुम कभी भाग नहीं सकते हो। अगर माइंड समय में चल सकता है तो फिर उसे पकड़कर बांधा जा सकता है। जहाँ कहीं भी सिम्बियोट होता है वहाँ पर उसका केज होता है और तुम्हारा भी एक तैयार है और वो केज ये है। तुम बेडलैंड से मिले हो ना? तभी एडी कहता है कि मैं अब कुछ देख पा रहा हूँ, वो सब कुछ जो मैं बदलना चाहता था। मैंने सब कुछ बदलना चाहा, लेकिन मैं जाने अनजाने में वही कर रहा हूँ जो पहले से निर्धारित किया गया है, क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूँ। मैं इस समय बेडलैंड में हूँ। उसने अपनी स्किन हटाई ताकि मैं उसके राज जान सकूं, और अब मैं देख पा रहा हूँ कि इस बेडलैंड का गुस्सा बिल्कुल मेरी तरह है। ये कहते हम वो सीन देखते हैं जहाँ पर बेडलैंड डिलन को मारने वाला था, और तब डिलन बेडलैंड के अंदर एडी को देखता है। तभी एडी कहता है कि मैं इस गुस्से को जानता हूँ, ये गुस्सा मेरी तरह है। इनफैक्ट ये गुस्सा मेरा है, यानी कि मैं ही बेडलैंड हूँ और आज मैं अपने बेटे को मारने जा रहा हूँ। ये कहते ही बेडलैंड अपना वेपन डिलन के सीने में घुसाता है एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।